तो नमस्कार, मैं हूं हर्ष कुमार मिश्रा और आज मैं आया हूं एड फैक्टर के ऑफिस में और आज हमारे साथ हैं डायरेक्टर ऑफ एड फैक्टर्स मिस्टर समीर कपूर सर। तो सर, आप अपने बारे में बताइए, आपकी जर्नी कैसी रही, आप पीआर इंडस्ट्री में कैसे आए? वेलकम टू एड फैक्टर्स हर्ष एंड हैप्पी टू हैव यू हियर। पीआर इंडस्ट्री में मेरा आना अचानक हुआ। मैंने कोई प्लान नहीं किया हुआ था। मैंने इंजीनियरिंग करी है, उसके बाद मैंने एमबीए फाइनेंस में किया था। मैं एक फाइनेंशियल कंपनी में काम करता था, स्टॉक मार्केट्स एनालिस्ट में था, एनालिसिस में था मैं। वो कंपनी जब 97 में हांगकांग मेनलैंड चाइना को ट्रांसफ़र हुआ तो कंपनी ने ऑफशोर जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस थे वो बंद कर दिए। तो चाइना उस ज़माने में, जो इंडिया 2010 में था, चाइना 97 में था, और उस वजह से मेरे को इन्वेस्टर रिलेशन में ट्रांसफ़र कर दिया गया। और जब मैं इन्वेस्टर रिलेशन में ट्रांसफ़र हुआ तो उसके कुछ महीने बाद जो कंपनी स्टॉक मार्केट से डीलिस्ट हुई, तो मेरे को फिर पब्लिक रिलेशन में, इन्वेस्टर रिलेशन का क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट था पब्लिक रिलेशन, तो मेरे को उस डिपार्टमेंट में भेज दिया गया और वहाँ से मेरी पीआर की जर्नी शुरू हुई। तो 1995 में मैंने पीआर की जर्नी शुरू करी। तो मेरे 30 साल हो गए हैं पीआर की जर्नी से। तो सर, आप अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बताएंगे, आपका बचपन कैसा था, आप कैसे बैकग्राउंड से आते थे? जी, मेरा बैकग्राउंड, मैं संपन्न परिवार से नहीं आता था। हमारा मिडिल क्लास फैमिली थी। हमें प्राइमरली अपने जितने भी मंथली जो खर्चे हैं उनको पूरा करने में पापा मम्मी को काफ़ी दिक्कत होती थी, और उस वजह से जो पॉकेट मनी होती है या जो एक्सपेंडिचर होते हैं, जो जिन्हें हम डिज़ायरेबल एक्सपेंडिचर कहते हैं, वो ज़रा कम होते थे, और सिर्फ जो नीड बेस्ड एक्सपेंडिचर थे हमें वो करने होते थे। मेरा जन्म गुरदासपुर एक शहर है पंजाब में जो पाकिस्तान बॉर्डर के पास में है, वहाँ पे हुआ है। शुरुआती मेरी पढ़ाई वहाँ पे है। फिर माता पिता मेरे दिल्ली आ गए, तो हम जो एक कॉलोनी है लाजपत नगर, मेरा पालन पोषण वहीं हुआ है। मैंने एयरफोर्स बाल भारती करके एक स्कूल है, काफ़ी पॉपुलर स्कूल है, साउथ दिल्ली का, लोधी रोड में, घर के पास था। तो मैंने वहाँ पे अपनी पढ़ाई 12वीं तक पूरी करी है। सर, जैसा कि आपने एक बार बताया था कि आपकी फैमिली पाकिस्तान में पहले रहती थी। जी, मेरे पिताजी वहाँ पिताजी रहते थे, और उसके बाद कश्मीर में भी रहे हैं। नहीं, मेरी माता जी कश्मीर से हैं और मेरे पिताजी पाकिस्तान से हैं, और वो फिर हम पंजाब से होते हुए दिल्ली आए। तो बाय लक हुआ कि पेरेंट्स ने शिफ्ट किया, और मैं भी ऑफ कोर्स मैं उनके साथ ही था, तो मैं उनके साथ आ गया। सर, एक बार आपने बताया था कि आप जब कॉलेज में थे जी, तो आप एक 100 रुपये की शर्ट खरीदा करते थे। जी, और एक टी शर्ट, और एक टी शर्ट में ही आपने पूरा अपना कॉलेज निकाला था। और करेक्ट। और आपने ये भी कहा था कि जब मेरी पहली तनख्वाह आई तब मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं 100 टी शर्ट खरीद सकता था, पर मैंने वो टी शर्ट नहीं खरीदा। करेक्ट। तो आप इसके बारे में क्या बोलेंगे? हाँ, उससे एक्चुअली मैंने उस टाइम, तो मैं जब इंजीनियरिंग पढ़ रहा था तो मेरे को मालूम नहीं था। इसे सर लॉर्ड गिफन ने अपने एक आर्टिकल में लिखा है जिसका नाम है गिफन गुड्स। उसका मतलब ये होता है कि हमें जब हमारे पास सुविधाएं कम होती हैं तो हम जो भी चीज़ खाते हैं या पहनते हैं या लेते हैं वो उसी के अंदर है। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था बहुत साल पहले। उसमें उन्होंने देखा कि जो लंदन के जो लेबरर्स हैं उनको ऐसा मानिए कि उनको 100 पाउंड मिलते हैं, तो 100 पाउंड में 6 दिन तो ब्रेड खाते थे, और 7वें दिन वो जैसे कहते हैं ना कि मटन वगैरह खाते थे, क्योंकि ब्रेड की कीमत कम थी और मटन की कीमत ज़्यादा थी, तो वो उसको एक हफ्ते में सिर्फ एक ही बार अफोर्ड कर पाते थे। बट जैसे ही ब्रेड की जो वैल्यू है वो बढ़ी, तो ऐसा नहीं हुआ कि ब्रेड की कंजम्पशन कम हो गई, क्योंकि यूजुअली इकोनॉमिक्स में क्या कहा जाता है कि अगर कमोडिटी की वैल्यू बढ़ती है तो आपका कंजम्पशन कम होता है। तो ऐसा देखा गया कि ब्रेड की वैल्यू बढ़ने से मटन की कंजम्पशन कम हो गई, क्योंकि अब उनके पास उतने पैसे नहीं बचते थे कि वो आखिरी दिन भी, 7वें दिन भी मटन खा सकें, तो 7वें दिन भी उनको ब्रेड खानी पड़ती थी। तो सेम एक गिफन गुड्स है। और दूसरा गुड है कि मेरी नज़र में वो जो गुड्स थे वो ऐसा था कि भाई चाहे वो 100 रुपये का था, लेकिन वो रिलेटिवली मेरे को ये था कि मेरे को बेटर चीज़ पहननी है। और जब मैंने पहली तनख्वाह में आया वो चीज़, तो वो 100 लेने के बजाय मैं नेक्स्ट ऑल्टरनेट ब्रांड की तरफ चला गया। तो इस वजह से मतलब ये ऑफ कोर्स मैंने जब बाद में पढ़ाई करी तो लॉर्ड गिफन ऑलरेडी इस बारे में बात कर चुके थे, तो मैंने फिर उसी लिहाज से उस लेक्चर में बोला था कि जब पहली तनख्वाह हुई तो इंस्टेड ऑफ बाइंग 100 ऑफ दोज I decided to buy a better one, which was one worth $1,000. सर, आपने इंजीनियरिंग की हुई थी जी। तो पीआर इंडस्ट्री में जब आते हैं
तो एक कारण ये भी था कि इसमें पैसा कितना है, इसमें पैसा बहुत था, एक कारण ये भी हो सकता है। हाइंडसाइड में देखा जाए तो बिल्कुल है, बट उस टाइम पे वो कारण नहीं था। उस टाइम पे ये था कि बाय डिफ़ॉल्ट हो गया। इंजीनियरिंग के बाद एमबीए किया, एमबीए के बाद मैं फाइनेंस के थ्रू एक दूसरी कंपनी में आया, और वहाँ क्योंकि वो कंपनी के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो एक एक करके बंद हो गए और मैं मैनेजमेंट ट्रेनी था, कॉलेज से लिया गया, तो उस वजह से मेरे को सीधा वहीं से उन्होंने पीआर में ट्रांसफ़र कर दिया और फिर मेरा एजेंसी में आना हुआ। और उस दौरान पीआर में इतनी तनख्वाहें नहीं थी जो अब हो गई, क्योंकि अब तो बहुत बड़ा, अपने आप में बहुत बड़ा फील्ड हो गया पीआर। जैसे मैं अपने लेक्चर्स में बोलता हूँ कि मंत्री से लेके संतरी तक, सेलिब्रिटी से लेके बिजनेसमैन तक, हर एक को पीआर की ज़रूरत है और चाहिए भी। और एलन मस्क साहब खुद कहते हैं CXOs को कि आप अपना पीआर एक्स पे किया करें। तो अब तो खैर हर एक को कंपलसरी चाहिए, लेकिन उस ज़माने में पीआर वाज मोर अबाउट वाइन एंड डाइन विद द मीडिया and ensuring that the press releases get published. I'm talking about mid-90s. Of course, PR over the last 30 years have also evolved. अब तो सर ग्लोबल पर्सपेक्टिव में अगर हम देखते हैं तो इंडिया 17% कंट्रीब्यूट कर रहा है ग्लोबल पीआर में जी। तो आप उसको कैसे देखते हैं कि इंडियन मार्केट कैसे ग्रो किया है? मेरे हिसाब नहीं, इंडियन मार्केट बहुत अच्छा ग्रो किया है। अभी एक स्टडी आया है PRCA द्वारा, जो एसोसिएशन है इंडियन एजेंसीज़ की, उन्होंने बोला है कि पीआर इंडस्ट्री 2500 करोड़ की है। मेरा पर्सनल मानना है कि थोड़ी सी हो सकता है ज़्यादा हो, क्योंकि बहुत सारे सिंगल यूनिट मॉम एंड पॉप शॉप्स हैं जो शायद रिपोर्टिंग नहीं होती, या जो कॉपकॉम के लोग हैं जो पीआर एजेंसीज नहीं लेते, बट आप उनका भी अगर कॉस्ट लगाएंगे तो मेरे हिसाब से पीआर इंडस्ट्री करीबन 3,500-4 हज़ार करोड़ की है। बट अगर हम PRCI की भी वैल्यू लें तो 2,500 करोड़ डबल डिजिट्स में ग्रो कर रहा है। क्या अगर पीआर का 16% है, 16% है, जो इस पूरे सेगमेंट में, मीडिया सेगमेंट में आई थिंक सबसे ज़्यादा, इससे ऊपर सिर्फ डिजिटली ग्रो कर रहा होगा। तो पीआर की ग्रोथ पिछले चंद सालों में बहुत ही अच्छी, बहुत ही ज़बरदस्त हुई है। डिजिटल ने उसमें बहुत वैल्यू ऐड किया है, और तनख्वाहें अभी पिछले 4-5 साल से बेटर हो गई हैं पब्लिक रिलेशन में। सर एड फैक्टर का रेवेन्यू क्या रहता है? जैसे मैंने जब रिसर्च की तो मुझे पता चला कि अप्रॉक्स 300 करोड़ के आसपास। तो हमारा पिछले साल का रेवेन्यू एड फैक्टर्स का 450 करोड़ का था। इस साल हम मेरे ख्याल से 500 करोड़ क्रॉस कर जाएंगे। और पीआर फ्रेटर्निटी में वी आर द ओनली वन और द फर्स्ट वन टू टच 100 करोड़, विल बी द फर्स्ट वन टू टच 500 करोड़ एज वेल। और ये सारे नंबर ROCs में अवेलेबल हैं। हमारी कंपनी जो है काफ़ी ट्रांसपेरेंट रहती है नंबर्स को लेके, और हम सबसे पहले अपनी बैलेंस शीट और अपने P&L फाइल करते हैं। सर इस इंडस्ट्री में आप किसको अपना कॉम्पिटिटर मानते हैं, किस कंपनी को? सारे अच्छे हैं, सब कॉम्पिटिटर हैं, सब ने इंडस्ट्री को ग्रो करने में हेल्प करी है। बट मेरे जो प्रमोटर हैं मदन सर और राजेश सर, और जिस स्पेस पे हम आ गए हैं, तो अब हमारे कंपटीशन पीआर एजेंसी से कम ऑन अ रेवेन्यू साइड, और मार्ककॉम एजेंसी यानी एडवर्टाइजिंग एजेंसी से रिलेटिवली ज़्यादा होता है, क्योंकि हम उस लीग और उस कैटेगरी में आ गए हैं। बट सारी कंपटीशन है हमारी, और जितने भी कंपटीशन है वो अच्छा कर रहे हैं। बट थैंकफुली होम ग्रोन इंडियन पीआर फर्म is ruling the marketplace. I'm very proud and confident about that. सर एड फैक्टर का रेवेन्यू मॉडल कैसा है? So अगर आप एड फैक्टर्स एज ए ग्रुप कंपनी देखें तो उनके 3 लेवल्स हैं। एक उनका जो फ्लैगशिप फर्म है वो है एड फैक्टर्स पीआर, जो 1997 में इस्टेब्लिश हुई थी। जो पेरेंट कंपनी है वो है एड फैक्टर्स एडवर्टाइजिंग, जो 1982 में इस्टेब्लिश हुई थी। और एक ब्रांडिंग कंपनी है क्लोरोफिल, जो 1999 में इस्टेब्लिश हुई थी। ये तो जो मार्केटिंग कम्युनिकेशन और कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन की जो फील्ड्स हैं ये उसमें हैं। उसके अलावा एड फैक्टर्स के काफ़ी B2B पब्लिशिंग यूनिट्स हैं, और एक उनका डेटा लेवल पे जो रिसर्च यूनिट है वो अलग है। दोनों जो हैं वो पार्ट ऑफ एड फैक्टर्स ही हैं। बट जो मार्ककॉम है, जो आपने पूछा कि 3 रेवेन्यूज़ कहाँ से आते हैं मार्केटिंग कम्युनिकेशन के, वो एड फैक्टर्स पीआर, एड फैक्टर्स एडवर्टाइजिंग और क्लोरोफिल से आते हैं। पब्लिक रिलेशन एड फैक्टर्स, हार्डकोर एड फैक्टर्स पब्लिक रिलेशन का काम करती है। जो एडवर्टाइजिंग है वो यूजुअली IPO, मोस्टली IPO और IPO रिलेटेड है। उसमें हमारा बड़ा मेजॉरिटी शेयर है, 70% मार्केट शेयर उसमें है। और जैसे जैसे मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ता है, यानी आपको 1000 करोड़ से ऊपर की वैल्यू अगर उठानी है तो उसमें हमारा मार्केट शेयर 80% है। तो IPO से, रेगुलर पब्लिक रिलेशन से और निश एडवर्टाइजिंग से रेवेन्यू आता है एड फैक्टर्स का। और मैंने जो आपको 500 करोड़ बताया है
वो सिर्फ पब्लिक रिलेशन का पता है, जिसमें मैं काम करता हूँ। सर आपके मेजर क्लाइंट्स कौन कौन सी कंपनी है और कौन कौन से सेलिब्रिटीज़ हैं? हम इंडिविजुअल पीआर नहीं करते हैं, इंडिविजुअल्स के लिए पीआर नहीं करते, सेलेब पीआर नहीं करते हैं, बट क्लाइंट्स जितने भी इंडियन इकोनॉमी के लार्ज कंग्लोमरेट्स आप देख रहे हैं, टाटास, बिरलास, वेदांता, महिंद्रा, गोदरेज, हिंदुजाज, ये जितने भी बड़े कंग्लोमरेट्स हैं ये हमारे क्लाइंट्स हैं। जितने बेसिक आईपीओज आपने देखे हैं पिछले 15-20 सालों में जो आए हैं वो हमारे क्लाइंट्स रह चुके हैं। तो जोमेटो, नाइका, स्विगी, इन सब के हमने पीआर किए हैं, इन सब के आईपीओ करे हैं। और उसके अलावा काफ़ी सारे स्टार्टअप्स जो हैं और जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं वो हमारे साथ हैं। हमारा सबसे बड़ा जो यूनिट है वो BFSI है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। उसमें हमारा टॉप लाइन का 23 से 24% सिर्फ वही एक अकेला यूनिट हमें दे पाता है। सर आपने टाटा के साथ काम किया है, जैसा कि मैंने गौर किया है, टाटा कंपनी अपने जो CEO हैं पहले तो रतन टाटा को प्रमोट करते थे जी। हाँ, तो वो पर्सनल ब्रांडिंग पे भी फोकस करते हैं अपने ब्रांड को लेकर के जी। तो आप उसको कैसे देखते हैं कि अब तो आजकल क्या है, पब्लिक रिलेशन में जो स्टोरी, जो कहानी हम सुनाना चाहते हैं वो या तो ब्रांड सुनाएगा या जो ब्रांड के कस्टोडियन है वो सुनाएंगे। और डिजिटल खासतौर से लिंक्डइन और ट्विटर के आने के बाद यूजली ये स्टोरीज ब्रांड के ओनर्स या ब्रांड के कस्टोडियन या स्टीवर्ड्स सुनाते हैं। तो R&D सर हो गए या आनंद महिंद्रा सर हो गए, ये वो स्टोरी अपने अंदाज से और अपने एक पर्सोना के हिसाब से सुनाते हैं, जिसमें आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे लोग हैं जो अपनी पॉडकास्ट भी करना शुरू कर दिया है, वो अपने ब्रांड को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, जो अगेन एज आई सेड इट्स एन एम्प्लीफिकेशन स्ट्रैटेजी ऑफ पीआर। आपका ब्रांड तो एक बात कर ही रहा है, बट आपके CEOs भी उसी ब्रांड को एनहांस कर रहे हैं। ये रीसेंट फिनोमेना है, ये पहले से नहीं होता था, क्योंकि पहले तो आप मीडिया के थ्रू ही करते थे। अब आप अपना मीडिया यानी ओन मीडिया जिसे हम कहते हैं उसको यूज़ करते हैं अपने स्टोरी को प्रोपोगेट करने के लिए। सर आपने जैसा कि एक बार बताया था कि आपने 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ मिलकर के काम किया था। नहीं, मैंने 2014 में किया था। 2014 में किया था। 19 में हमने काम नहीं किया। तो एक्चुअली हम हमारी कंपनी की पॉलिसी है, हम पॉलिटिकल पार्टीज़ वगैरह के साथ काम नहीं करते हैं। और उस टाइम पे हम कंसल्ट कर रहे थे उनको, कुछ जो स्ट्रैटेजीज थी बीजेपी के लिए, उसको हमने एग्जीक्यूट करने में हेल्प किया है। तो उसमें सर आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा, क्योंकि 10 साल 15 साल के बाद शायद किसी पार्टी ने बहुमत प्राप्त किया था? जी। तो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि जो नैरेटिव बने थे, चाहे वो सोहो हो या प्रशांत किशोर जी हों या बीजेपी के अपने अधिकारी हों, उन्होंने जो एक नैरेटिव बनाए थे, हमारा काम ये था कि उस नैरेटिव को एग्जीक्यूट करना। तो चाहे वो ऑडिटोरियम हो स्टेन हॉल का, जहाँ पे प्रेस को बुलाना था, जहाँ पे सारे इन्वेस्टर्स वगैरह आए हुए थे, उनका पब्लिक रिलेशन मैनेज करना था, या जो कैंपेन एडवर्टाइजिंग कंपनीज ने बनाई थी उनको घर घर तक लेके जाना था। ये जितना भी एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस है, जिसे हम ऑन ग्राउंड एम्प्लीफिकेशन कहते हैं, वो हमने एग्जीक्यूट किया। तो चाय पे चर्चा से लेके मॉडल ऑफ गवर्नेंस तक जो स्पेक्ट्रम है, उसको समझने में और उसको एग्जीक्यूट करने में काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही। सर एक नरेंद्र मोदी के पर्सनल इमेज पे भी काम किया गया था जी। तो अगर आप नरेंद्र मोदी के पर्सनल इमेज को आज के डेट में भी देखते हैं जी, तो आप उसको कैसे देखते हैं कि क्या उनका इमेज है? बाकी उनका इमेज एक ओवर द इयर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है। ओवर द इयर्स ही हैज़ बीन एबल टू क्रिएट हिमसेल्फ एज समवन हु इज़ लाइक द मोस्ट लाइक लीडर पॉलिटिशियन इन इंडिया बाय इंडियंस। You may not, as an individual, you may not agree with many of his policies, but you cannot deny the fact that he's put India on a global map and on a pedestal. The fact that India today has emerged as the 5th largest economy, the fact that we do UPI in few seconds, which no other country can boast of, the fact that there is a Jan Dhan, Aadhaar and Mudra Yojana, which has changed the lifespan of multiple people, a single unit of digital UPI and transactions has enabled a lot of people to move out of poverty, and these are known facts. Yes, there can be negatives around it, but various surveys, whether it is India Today's or others, have shown him he is the tallest leader that India Today boasts of, and I think he has worked very hard. He is the first guy to experiment with new age media. He opened up his website when none of the leaders were even aware as to what the website is. He went on Twitter when others were not even there. He's one of the most followed celebrities in India on Insta.
He has now started going on podcast, which other leaders are now following up, right? He went on Mr. Kamath's podcast as well. So he's the first one to, at his age, the kind of energy he brings, the kind of commitment that he brings, and of course the unrelenting work that he does for the country is actually an inspiration. Other leaders are of course catching up. You have Mr. Kejriwal in Delhi who's doing it, then Mr. Chandrababu Naidu is doing it. So there are other leaders who are doing equally good work. But purely by his stature and his commitment and the amount that he gives to ensuring that his story gets propagated via multiple channels, he's been consistent with his Mann Ki Baat. How many CXOs are consistent with writing regularly on LinkedIn or on Twitter or somewhere else? But he's consistent on all platforms. You'll see it on YouTube, you'll see it on his channel, you'll see it on Insta, you'll see it on radio. So like we study and teach something called mass amplification using all format, print, electronic, radio, new age medium, podcast, all aspects are being used to make sure that none of the TG or target audience gets unattended. सर, इंडिया की इमेज को आप कैसे देखते हैं? आपने बात की इंडिया की इमेज को, तो आज आप इंडिया के इमेज को कैसे देखते हो कि वो रशिया से ऑयल भी ले रहा है? आपने क्लास में भी बात की थी। जी जी। और यूरोप अगर उस पर कुछ सवाल उठाता है तो इस पर जवाब भी मुंह तोड़ दे रहा है। जी, तो नया इंडिया है, बहुत सारी पिक्चरों में इसके बारे में बात भी हो चुकी है। नया भारत है, नया भारत में नया जोश है। आप लोग यंगस्टर्स जो हैं वो और ज़्यादा उसको वैल्यू दे रहे हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं। इंडिया सिंबलाइज करता है, हमारा बहुत सारा पॉपुलेशन यंगर पॉपुलेशन है। तो जब मैं आपके जितना था तो जो मेरे में डर था वो आप लोगों में अब नहीं है। आप बिंदास काम करते हैं, बगैर डर के काम करते हैं। इंडिया की भी वही हालत है जो डॉक्टर जयशंकर हैं, उन्होंने जो ग्लोबल लेवल पे जो आंसर्स दिए हैं, आई डोंट थिंक एनी अदर फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैज़ और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैज़ गिवन दिस काइंड ऑफ आंसर्स एवर. So you see a changing pattern, and all happens because of the leaders. You asked, what's there. So it's the same bureaucracy, it's the same country, it's the same resources. Yet when the leadership changes, suddenly the entire thing changes. So it is true. It's a learning for all of us that if you are not afraid, if you just ensure that you work towards your goal, things will work out well. So on your question कि मैं इंडिया को कहाँ देखता हूँ, I think 5वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है, तीसरे की तरफ हम जा रहे हैं। 2027 में हम बाकी इकोनॉमीज़ को भी पीछे छोड़ देंगे। आई थिंक हमारा कंपटीशन फिर यूएस और चाइना के साथ ही रहेगा। और अभी हमने जितने भी जो डॉकिंग है स्पेस में, या इसरो जो काम कर रहा है वो नासा को टक्कर दे रहा है, या चाइना की जो स्पेस एजेंसी है उसको टक्कर दे रहा है। तो इट ऑल्सो शोज़ कि हमारी स्ट्रेंथ्स कितनी ज़बरदस्त हैं और हम कितना आगे हमारी जो पहचान है वो हम उसको आगे लेके जा रहे हैं। सर, पीआर कैंपेन को अगर हम देखेंगे तो हाल ही में कांग्रेस ने एक पीआर कैंपेन लॉन्च किया था, भारत जोड़ो यात्रा। जी। तो उसको आप कैसे देखते हैं? वो सक्सेसफुल था या कहीं उनके जो जनरल सेक्रेटरी हैं और जो उनके जो नेक्स्ट लेवल ऑफ जनरेशन है सोनिया गांधी जी के बाद, उनको मासेस के साथ कनेक्ट करने के लिए बहुत अच्छा आइडिया था भारत जोड़ो यात्रा। अगर मैं पीआर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता तो अगर उसको स्टेट्स के साथ लिंक कर दिया जाता, जैसे गुजरात जा रहा है इलेक्शंस में, हरियाणा जा रहा है, दिल्ली जा गया है, तो अगर वो उस साइड में उस दौरान होते हुए जाता तो हो सकता है कांग्रेस को ज़्यादा वैल्यू मिलती। अभी ये मेरा पर्सनल मानना है कि अगर आपके गुजरात में इलेक्शंस हो रहे हैं और आप नीचे केरला में भारत यात्रा कर रहे हैं या कश्मीर में कर रहे हैं, तो वो गुजरात स्टेट पे उसका इम्पैक्ट नहीं होगा। क्योंकि जो वॉरफेयर की टेक्निक्स होती हैं वो ये होती हैं कि आपको लीडर चाहिए जो आपके लोगों के साथ ट्रेंचेस में काम कर रहा हो, स्ट्रैटेजी भी बनाए और ट्रेंचेस में भी काम करे। आज आप देखें सैटरडे है, सब मेरे जो कलीग हैं वो कोर्ट्स वगैरह के लिए काम कर रहे हैं। अगर सपोज करिए मैं घर पे बैठा रहता आराम से, तो दे वुड से कि यार अरे एज अ लीडर आप तो अपने घर पे आराम से बैठे हैं सैटरडे को और हम सबको बुला लिया आपने। तो लीडरशिप के लेसन्स हैं जो बीजेपी आई थिंक इस टाइम पे रिलेटिवली बेटर कर रहा है, कांग्रेस सीख रही है। बट ऑन योर क्वेश्चन ऑन भारत जोड़ो, आई थिंक हेल्प्ड Congress purely from a numbers perspective. I think they were 52 last time. They are 99 now. तो जो भी बढ़ोतरी हुई है
40 अंकों की या 45-47 अंकों की, वो ये भारत जोड़ो यात्रा में काफ़ी हेल्पफुल है। महाराष्ट्र में उनको हेल्प मिला है, यूपी में हेल्प मिला है, एंड आई एम श्योर अगर वो इसको अपने सारे चीज़ों को अलाइन कर लें तो और ज़बरदस्त उनको सक्सेस मिल सकती है। सर, पब्लिक इमेज की और पब्लिक रिलेशन स्ट्रैटेजी की बात आती है तो आप ग्लोबल लेवल पे और इंडिया लेवल पे किस सेलिब्रिटी या किस कंपनी को मानते हैं कि उनकी पब्लिक रिलेशन स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है? जो पब्लिक रिलेशन स्ट्रैटेजी है मेरे हिसाब से एप्पल से बेटर कोई नहीं है। एप्पल ने जब जिस हिसाब से अपने आप को पोजीशन किया है, जो ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट करी है, जो वर्ड ऑफ माउथ उसका चला है, उससे बेटर कोई नहीं है। रीसेंट एग्जांपल देखूं तो एनवीडिया जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चिप बना रही है, उससे बेटर कोई एग्जांपल नहीं है। तीसरा जो पीआर स्ट्रैटेजी मेरे को बहुत बढ़िया लगती है वो एलॉन मस्क साहब की लगती है, चाहे वो टेस्ला हो या उनका पर्सनल रिलेशनशिप हो या उनका पर्सनल प्रोफाइलिंग हो, उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से उसको किया है। तो इंटरनेशनली ये 2-3 लोग हैं, और मेरा पर्सनल मानना ये है कि जो अमेरिका जिस हिसाब से अपने आप को पीआर या एडवर्टाइजर मार्केट करता है, कोई और कंट्री उससे बेटर करता नहीं है। तो कंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से आई हैव अ ह्यूज इंडेक्सिंग टुवर्ड्स यूएस, and individual, of course, individual I have indexing towards Elon Musk, and on the company side it's an indexing towards Apple. तो ये 3 मेरे हिसाब से 3 एग्जांपल्स हैं जिनमें country, individual and company has done brilliant PR to ensure that they do well in the eyes of the public. सर, आपने कुछ ही दिन पहले बात की थी वूका वर्ल्ड के बारे में जी, और डीप सीक एक चाइना का नया एआई आया है जी, और इससे पहले जब उसके आने से पहले चैट जीपीटी और न्वीडिया मार्केट को रेगुलेट कर रहा था जी, और जैसे ही डीप सीक लॉन्च होता है $1 ट्रिलियन हैम्पर कर देता है वो मार्केट को। तो सर, कैसे देखते हैं आप उसको? देखिए, टेक्नोलॉजी की ब्यूटी भी यही है और उसका डर भी यही है, जिसे कहते हैं ना डबल एज स्वॉर्ड, 2 धारी तलवार है ये। ब्यूटी ये है कि टेक्नोलॉजी जो है वो आपको रंक से राजा बना देता है, और सेम वही टेक्नोलॉजी है जो आपको राजा से रंक बनाने में कुछ टाइम भी नहीं लगाता। तो एआई हो गया या एक मेरे ज़माने में जब मैं आपके जितना था तब चिप्स आते थे, वो चिप्स वाली जो बात हो गई, तो इंटेल उस टाइम पे रूल करता था क्योंकि लैपटॉप्स वगैरह पे सिर्फ इंटेल लगता था। बट जैसे ही मोबाइल फ़ोन्स आए, इंटेल का जो वर्चस्व है वो हिल गया, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन आ गए, और अब जब एआई की बारी आई तो एनवीडिया ने मार्केट को कैप्चर कर लिया। सिमिलरली गूगल 20-22 सालों तक सर्च इंजन का किंग था। माइक्रोसॉफ्ट जो है बड़ी कोशिश कर रहा था कि वो उसको उस बादशाहत से बाहर निकाल सके, लेकिन उसके हाथ जिसे कहते हैं टेक्नोलॉजी टूल लगा जब उसने ओपन एआई में इन्वेस्ट किया, और चैट जीपीटी ने वो करके दिखा दिया जो 20-22 सालों तक कोई और कंपनी गूगल के साथ नहीं कर सकी। सेम अब डीपसीक के साथ हुआ है कि जहाँ पे चैट जीपीटी या ओपन एआई या परप्लेक्सिटी या जितने भी यूएस के एआई हैं उनको इतने $1 मिलियन लगे और इतने साल लगे, वही टिकटॉक ने या डीपसीक ने या जो अब नए और आ रहे हैं अलीबाबा का, उन्होंने उसको कम टाइम पे, कम पैसे पे बेटर करके दिखा दिया। तो वैल्यू फॉर मनी वहाँ लोगों को लगा, स्टॉक मार्केट्स को लगा कि यार ये तो वॉर छिड़ गई है, तो उस वजह से उनकी जो वैल्यूएशन है वो नीचे गिरी है। तो इट्स एन इंटरेस्टिंग प्ले। आई एम श्योर द थिंग्स आर नॉट क्लियर कि कौन इसको रूल करने वाला है, बट क्लियरली जहाँ पे जैसे आपने वर्ड यूज़ किया कि एनवीडिया और ओपन एआई जहाँ तक वर्चस्व बना के रखे हुए थे, उस वर्चस्व को तोड़ने में काफ़ी हद तक कामयाब रहे हैं। मेरा पर्सनल मानना है कि जिस दिन इंडिया का अपना एआई आएगा, उस दिन ये जो 3 लार्ज इकोनॉमीज़ हैं उनके बीच में जो टेक्नोलॉजी की रेस है वो कैसे लड़ी जाएगी, वो इंटरेस्टिंग होगा देखने का। सर, डीप सीक ने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई कि रातों रात वो फेमस हो गया? आप देखोगे कि ऐसे आप देखिएगा कि एक दिन के अंदर अंदर मुझे पता चल गया, बाकी कई लोगों को पता चल गया जो आज तक चैट जीपीटी यूज़ कर रहे थे, उन्होंने डीप सीक को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो क्या पीआर स्ट्रैटेजी रही है उनकी? तो सिंपल सी स्ट्रैटेजी है जो मैंने पहले आपको बताया था, वर्ड ऑफ माउथ स्ट्रैटेजी है। आप एक आदमी 50 आदमियों को बताएगा कि ये चीज़ चल रही है तो वो ज़्यादा चलेगी वर्सेस, और ये सिर्फ डीप सीक ही नहीं, आप कोई भी मूवी देख लें, आप बोलें पुष्पा 2 बहुत अच्छी पिक्चर है तो पुष्पा 2 मार्केट से 2000 करोड़ उठा के ले जाएगी, जबकि कोई हिंदी अगर की कोई पिक्चर है वो हो सकता है उतना ना लेके जा पाए क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ नहीं है।
तो डीप सीक ने वर्ड ऑफ माउथ कराया, उसने टेक्नोलॉजी को ही यूज़ किया अपने आप को एसेंचुएट करने के लिए। उसने लॉन्च किया उस दिन जब मार्केट ओपन हुई, उसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि कम पैसे पे, जिसे वेस्टर्न मीडिया फ्रूगल इकोनॉमी कहता है, तो फ्रूगल होते हुए भी कैसे वो बेटर और बेस्ट चीज़ दे पाए। तो उसने अपने आप को पोजीशनिंग अच्छी करी, उसने अपनी पीआर बहुत बढ़िया करी, और उसने सेगमेंट आइडेंटिफाई किया कि मैं इस सेगमेंट को टारगेट करूँगा। और उस सेगमेंट के, इसे हम इन्फ्लुएंसिंग सेगमेंट कहते हैं। पीआर में होता है कि आप सबको मत बताइए, आप उन लोगों को बताइए जो आगे जाके बाकी लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे। तो जैसे आपको पता चला, आपने 50 लोगों को बताया, आपने डीप सीक देखा है, तो आपके अकेले से ही 50 आदमी, या मैं जब लेक्चर देने 70 लोगों को गया तो मेरे अकेले से ही 70 या 100 आदमी को पता चल गया। तो ये जो तरीका है पब्लिक रिलेशन का, ये एक बेस्ट तरीका है। सर, एक पीआर का एक नेगेटिव साइड भी है कि पेड न्यूज़ आजकल बहुत ट्रेंड में है कि आप जो चाहेंगे उसको पेड करके किसी भी न्यूज़ चैनल, किसी भी न्यूज़पेपर में वो पब्लिश हो जाएगा। तो एक मीडिया एथिक्स और जर्नलिस्टिक एथिक्स को ही हैम्पर करता है, और व्यूअर्स के साथ ये गलत नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, ये ख़राब भी है, एथिक्स को हैम्पर करता है। बट पब्लिक बहुत समझदार है, उनको पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ पेड है। रेगुलेटर्स भी हैं जो इस पे अब बताना शुरू हो गए हैं कि इन्फ्लुएंसर्स को बताना पड़ेगा कि ये पेड प्रमोशन है और ये प्लग इन पीआर नहीं है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये टाइम लेंगी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जो लॉ है या जो रेगुलेटर्स हैं वो भी उसके साथ साथ आएंगे। अब भाई आपने देखा, सेबी ने फिन इन्फ्लुएंसर्स को, उनके ऊपर बड़ी सख्ती करी है कि अब वो कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं दे सकते। तो फिन इन्फ्लुएंसर्स ने एक लूप होल निकाला, तो वो एजुकेशन की तरफ बढ़ना शुरू हो गए। अब सेबी ने उसके ऊपर भी लॉ निकाला है कि आप लाइव शेयर्स का प्राइस पॉइंट नहीं दे सकते, आपको 3 महीने पुराना डेटा पॉइंट देना पड़ेगा। तो रेगुलेटर्स सतर्क हैं इसको लेके, और वो इंश्योर कर रहे हैं कि आपके और मेरे जैसे लोग जो सो कॉल्ड रिलेटिवली गलेबल हैं, वो इनके झांसों में फंस ना जाए। बड़े सारे हुए हैं बिटकॉइंस में, ये जो Web3 वाले हैं, जिनको हम बिटकॉइन जैसे जो हैं, इनमें बहुत सारे लोगों ने पैसे गंवाए हैं। बहुत सारे लोगों ने पैसे गंवाए हैं कि भी आपके पैसे 21 दिन में, वो जो अक्षय कुमार की एक मूवी है कि 21 दिन में पैसे डबल हो जाएंगे, तो वो वैसे हरकतों से भी लोगों के पैसे गए हैं। बट मेरे हिसाब से रेगुलेटर्स अब काफ़ी सजग हैं इसको लेके। लेकिन हाँ, आपने जो सवाल पूछा वो सही है कि पेड न्यूज़ जो है वो दर्शकों से एक तरीके से उनके विश्वास के साथ खिलवाड़ की बात है। तो इट इज़ ऑन द एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म। सम ऑफ द जर्नलिस्ट आर स्टिल हैव लॉट ऑफ वैल्यू, they are ethical because I think they are open, they are clear as to what they are there for. सर, एक मीडिया एजेंसीज में ये एक बात कॉमन है, और मैं जब एक देश के बड़े मीडिया एजेंसी में गया तो उन्होंने एक बात कही थी, वहाँ के जो एडिटर थे, उन्होंने कहा था कि न्यूज़ चलाने के 50 और रोकने के 500। जी हाँ, तो आप इसको कैसे देखते हैं? सर, ये हैं, मैं ये बोलूँगा नहीं, बट बहुत कम है। न्यूज़ की अपनी वैल्यू होती है, इसलिए पब्लिक रिलेशन एजेंसीज फ्लरिश कर रही हैं। आप उसकी न्यूज़ की वैल्यू समझ के उसको रेलेवेंट जर्नलिस्ट, आप सबको नहीं दे सकते, आपको टारगेट समझना बहुत ज़रूरी है। बिजनेस न्यूज़ है तो बिजनेस जर्नलिस्ट के पास जाना पड़ेगा, और उसमें उसको वैल्यू सिखानी पड़ती है या बतानी पड़ती है। सिखानी तो नहीं, बतानी ज़्यादा पड़ती है। और अर्नड मीडिया का बेनिफिट यही है कि आप जैसे आप एडिटर हैं, तो मैं आपको जाके बोलूँगा कि आप इन्फ्लुएंस करिए, और अगर आप इन्फ्लुएंस हो गए तो आपके थ्रू आपके जो दर्शक हैं वो भी इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। सर, आपने बात की थी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की, और तो उसमें सोशल मीडिया का रोल भी आता है। लेकिन सोशल मीडिया में घाटा ये है कि आपको इंस्टेंट फीडबैक मिलता है जी। तो अगर फीडबैक गलत मिला तो उसको आप कैसे टैकल करते हो? तो पब्लिक रिलेशन का बेसिक काम यही है कि आप फीडबैक से अपना जो चेंज है या जो चीज़ें आप चेंज करना चाह रहे हो वो करवा सकते हो। इट्स अ 2 वे कम्युनिकेशन, जो आप डेफिनेशन देखें पीआर की, यानी आप फीडबैक लेके आप उसको कैसे अपने में चेंज करवा सकते हो। वर्सेस एडवर्टाइजिंग में, जहाँ पे आपने ऐड बना ली, अब फीडबैक चाहे नेगेटिव भी हो, आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वो आपकी ऐड बन चुकी है, और ऐड बनाना रिलेटिवली एक्सपेंसिव है। तो अच्छा पीआर का प्रोफेशनल वही होगा जो फीडबैक लेके उसको उस फीडबैक में वापस इनकॉर्पोरेट करे और फिर वापस से अपने टारगेट ऑडियंस के पास जाए। तो feedback should be taken as constructive criticism, not as a negativity.
सर एक और सोशल मीडिया का गेम ये है कि आपने कर दी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर दिया और सामने वाले जो आपके कॉम्पिटिटर है उसने भी कुछ आपके खिलाफ नेगेटिव पीआर कर दिया। आजकल नेगेटिव पीआर का कॉन्सेप्ट भी है, तो उसको आप कैसे टैकल करते हो? आपको चौकन्ना रहना पड़ता है, उसे हम रियल टाइम मॉनिटरिंग कहते हैं। हमारा काम यही है कि हम थ्रू आउट, और ना सिर्फ नेगेटिव, फेक न्यूज़ भी है, मतलब आप एग्जिस्ट ही नहीं करते, आपके सीईओ नहीं थे वहाँ पे, फिर भी आपको वहाँ दिखाया जा रहा है या आपको बताया जा रहा है कि जी ये बैठे थे, चेहरा डीप फेक जो है वो चेहरा उसके ऊपर लगा दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आजकल बहुत सारे टूल्स हैं जो आपको यूज़ करने हैं। गूगल रिवर्स टूल्स यूज़ करके आप बता सकते हैं कि ये पिक्चर सही है या नहीं है, और चौकन्ना रहना पड़ेगा। 24/7 जॉब है ये आजकल। पहला नहीं कि 9 to 5 है, मैं 5 बजे के बाद अपना फ़ोन बंद करके घर जाके सो जाऊँ, ऐसा नहीं है। बड़े सारे क्राइसिस लेट इमर्ज होते हैं, लेट आते हैं, और आपको अपने टोस पे रहना पड़ता है। तो इट्स अ वेरी चैलेंजिंग फील्ड, इट्स अ वेरी फैसिनेटिंग फील्ड है सर। तो सर आजकल ट्रेंड में भी है कि हर बड़ा ब्रांड सोशल मीडिया पे अपनी प्रेजेंस रखते थे, जैसे जोमेटो, लेकिन इसमें एक और केस निकल के आया है, ओला का केस, जो उनके सीईओ ने एक कॉमेडियन के साथ ऑनलाइन फाइट कर दी, जिसकी वजह से उनको लॉस झेलना पड़ा। तो आप कैसे देखते हो कि इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है अच्छे तरीके से? नहीं, बहुत अच्छे तरीके से कर सकते थे, और वो भी उस टाइम पे भी डिपेंड करता है कि जो आपने ब्रांड लिया कि उनके सीईओज कैसे यूज़ कर रहे हैं। आपने इससे पहले जो ब्रांड का नाम लिया, उनके सीईओज अपने सोशल मीडिया को पॉजिटिव अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे हैं। दूसरा है, अगर आप लड़ाई करने आएंगे किसी के साथ, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, इनसे पहले एक और फिनटेक कंपनी के प्लेयर हैं जिन्होंने ओपनली लड़ाई लड़ी, और वो काफ़ी ट्रोल भी हुए, जो जज भी थे एक रियलिटी शो के। तो इन चीज़ों से सीख सिर्फ यही मिलती है कि आप ओपनली सोशल मीडिया पे लड़ाई ना करें, आप डीएम जाके कर सकते हैं। और ये ब्रांड्स के लिए हमारे पास बड़े सारे रूल्स हैं, पीआर के बड़े सारे टेक्निक्स हैं कि जनरली आप ओपन में लड़ाई ना करें, और जो आपके इश्यूज़ हैं वो आप उसको 1-on-1 ही सॉल्व करें। क्योंकि जब आप कोई भी लड़ाई जब आप सोशल मीडिया पे लेके जाते हैं, तो उसके दोनों पक्ष जो हैं वो अपनी साइड्स लेना शुरू करेंगे। तो अगर आपको कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट करनी है, अगर आपका जॉब है कि हाँ मेरे को कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी थी और मेरे को जाना है वहाँ पे, क्योंकि कई सेलेब्स हैं और कई पब्लिसिस्ट हैं जिनको कंट्रोवर्सी से ही मज़ा आता है, तो वो एक अलग स्ट्रैटेजी है, तो मैं उसके लिए नहीं बात कर रहा। बट अगर आपको अपने ब्रांड को अच्छा रखवाना है, क्लीन रखवाना है, तो ऐसी जो लड़ाइयाँ हैं वो आप 1-on-1 करें। उनकी पीआर एजेंसीज़ हैं, उनके पीआर के लोग हैं, वो इनसे बात कर सकते थे, और इस चीज़ को काफ़ी हद तक दबाया जा सकता था या अलग से सॉल्व कराया जा सकता था। सर आजकल आप देखोगे तो नेगेटिव पब्लिसिटी भी ट्रेंड में है कि लोग नेगेटिव पब्लिसिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि पब्लिसिटी इज पब्लिसिटी, वेदर इट इज नेगेटिव और पब्लिसिटी। करेक्ट। और तो उस पर आप कैसे देखते हैं? Absolutely right. See, for many celebs, publicity is publicity, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आप न्यूज़ में आएंगे। बड़े सारे ऐसे सेलेब्स हैं जो अपने अतरंगे फैशन की वजह से या स्टेटमेंट्स की वजह से न्यूज़ में आते हैं, और क्योंकि वो वायरल होते हैं, इस वजह से उनको आईबॉल्स मिलते हैं, और जिससे उनको फिर उनके रिलेटिव बिजनेसेस मिलते हैं, यानी काम मिलता है, कोई वेब सीरीज़ मिल जाती है, कोई ऐड मिल जाती है। बट सीईओज़ के लिए ऐसी पब्लिसिटी, नेगेटिव पब्लिसिटी रेपुटेशन वाइज डैमेज करती है। अगर आप कॉशियस नहीं हैं कि क्या बोल रहे हैं, मीडिया इज़ ऑलवेज ऑन द लुकआउट, तो वो आपकी बात को पकड़ के उसको बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। तो आपका बेसिकली काम ये है कि आप इंश्योर करें जब आप पब्लिक आई में हैं या जो आप सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, वो आपकी पर्सनालिटी के साथ जा रहा है, ना कि आपकी पर्सनालिटी के अगेंस्ट। सर जो आजकल सीईओज बयान देते हैं कि 90 आवर वर्क, इतने घंटे काम करने चाहिए, तो वो नेगेटिव पब्लिसिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं कि जानबूझ के कर रहे हैं कि अनजाने में हो रहा है ये सब? नहीं, जानबूझ के तो मेरे ख्याल से नहीं कर रहे हैं। आई थिंक एक तो हमने भी उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया है, व्हाट ही मेंट, और हर एक के लिए नंबर ऑफ आवर्स अलग रहता है। आप अभी यंग हैं और आप अपना करियर बनाने हैं, तो आप जैसे सैटरडे को आए हैं, आप हो सकता है संडे को भी काम करें, तो आप वो एफर्ट मार रहे हैं क्योंकि आपको अपना करियर बनाना है। मे बी 30 साल के बाद जब आप मेरे लेवल पे पहुंचेंगे और या मेरे से भी ऊपर लेवल पे होंगे, तो हो सकता है आप उतना ज़्यादा एफर्ट ना मारें, नंबर ऑफ आवर्स ना दें, क्योंकि तब आपकी एक अपनी फैमिली बन चुकी होगी या अपना फ्रेंड सर्कल बन गया होगा, और आप रिलैक्स करने के लिए
और आप अपने आप को जो वर्क प्रेशर है उससे अलग रखने के लिए आप उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहेंगे। तो ऑन योर क्वेश्चन, आई डोंट थिंक इट वाज नॉट गिवन टू मीडिया, इट वाज normal conversation. It was all about ensuring that if India has to move up, sorry, if India has to move up, the Indians will have to work hard. तो वो हमने, जैसे मैंने आपको बताया, वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया था। उनको, मेरे ख्याल से उनको भी अंदाज़ा नहीं था कि वो इतना बड़ा उनका ये वायरल होगा, इतना ये स्टेटमेंट। सर, एक कंट्रोवर्सी और हुई थी हिंडनबर्ग और अडानी की। जी। जब पहली बार ये कंट्रोवर्सी हुई, पहली रिपोर्ट उसने पब्लिश की थी, तो अडानी ग्रुप को बहुत लॉसेस फेस करने पड़े थे, लेकिन दूसरी बार सिनेरियो अलग था। जी। तो आप कैसे देखते हैं कि दोनों, जब पहले और दूसरी बार में क्या स्ट्रैटेजी अलग थी कि वो क्राइसिस मैनेज कर पाए? पहली बार में इट वाज टेकन एज अ सरप्राइज। वो कहीं से भी, जिसे कहते हैं, अटैक हुआ ब्रांड के ऊपर, खासतौर से अडानी ब्रांड पे। अडानी वॉज टेकन बाय सरप्राइज, इन्वेस्टर्स वर टेकन बाय सरप्राइज। और सेकेंड टाइम, वो जो एक पुरानी कहावत है कि एक गडरिया शेर आया चिल्लाता था, बट वो शेर आया नहीं। तो होता क्या है कि आप जब दूसरी बार बोलते हैं या तीसरी बार बोलते हैं तो उसकी वो वैल्यू उस हिसाब से ख़त्म हो जाती है। और दूसरा, एक काउंटर नैरेटिव भी बना कि हिंडनबर्ग शॉर्ट सेल करके काफ़ी पैसे कमा रहा है। तो इन्वेस्टर्स को लगा कि ये ठीक बात नहीं है। तो सेकेंड टाइम जब ये हिट हुआ, तो आई थिंक दे वर एक्सपेक्टिंग इट एंड दे वर रिलेटिवली मोर प्रिपेयर्ड। एंड इट्स ऑल्सो अ केस स्टडी इन क्राइसिस मैनेजमेंट कि कैसे उन्होंने पिछले क्राइसिस से सीख ली और अगले क्राइसिस पे उन्होंने उसको बेटर कर दिया। सर, क्राइसिस मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, और किसी ब्रांड के बारे में आप कहना चाहते हैं जिनकी क्राइसिस मैनेजमेंट बहुत अच्छी रही है? जी, काफ़ी ब्रांड्स की अच्छी रही है। अडानी की क्राइसिस मैनेजमेंट बहुत अच्छी रही है, सैमसंग की क्राइसिस मैनेजमेंट बहुत अच्छी रही है, इंडिगो की क्राइसिस मैनेजमेंट अच्छी रही है। तो काफ़ी सारे इंडियन ब्रांड्स हैं या ब्रांड्स इंडिया में हैं जिन्होंने बहुत बढ़िया क्राइसिस मैनेजमेंट किया है। और अगर आप मेरे से पूछें कि कैसे करना चाहिए, तो उसका एक तरीका होता है। उसमें ये होता है कि आपको जब क्राइसिस हिट हो, पहले तो आप प्रिपेयर्ड पहले ही रहें, क्योंकि क्राइसिस आपको बोल के नहीं आता है। ऐसा नहीं कि आज संडे है, आज मैं आ रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप क्राइसिस किसी भी वक्त आ सकता है, तो उसके लिए प्रिपरेशन है। तो लर्निंग फ्रॉम इंडियन आर्मी इज़ कि भाई आप पीस टाइम में जितना एफर्ट मारेंगे वो आपको वॉर टाइम में हेल्प करेगा, वो आपको वॉर टाइम में हेल्प करेगा। तो वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए ये समझना। सेम क्राइसिस के लिए भी प्रिपेयर्ड है। और जब क्राइसिस होता है तो आपको एक सीनियर आदमी को वहाँ पे मीडिया से बात करने के लिए या बाकी लोगों से बात करने के लिए देना चाहिए। आपको छुपना नहीं चाहिए, आपको कुछ छुपाना नहीं चाहिए। अगर आप जितना ज़्यादा ओपन होंगे, लोग उतना जल्दी आपको माफ़ भी कर देंगे, क्योंकि दैट वे पब्लिक इज़ वेरी वेरी लार्ज हार्टेड। सर, मैगी का अगर आप केस लेते हैं जी, तो वो इंडिया में एक इमोशन था और उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी सबसे बड़ा था जी। लेकिन जब एक कंट्रोवर्सी हुई, बॉम्बे हाई कोर्ट ने जब एक अपने वर्डिक्ट दिया, उसके बाद फिर मैगी कैसे वापसी कर पाया इंडियन मार्केट में? तो मैगी का, यू आर राइट, मेरी पूरी जनरेशन, मैं खुद मैगी पे पला बड़ा हूँ। मेरे को सिर्फ मैगी बनानी आती थी उस टाइम पे। और मैगी का जो ओवरऑल वैल्यू प्रोपोजिशन था वो यही था कि भाई आप 2 मिनट्स में चीज़ बना सकते हो। जब मैगी का क्राइसिस शुरू हुआ तो मेरे हिसाब से मैगी ने थोड़ा सा लेट रिएक्ट किया। जो क्राइसिस में एक केस स्टडी है कि आप जैसे ही आपको ये पता चले आप इमीडिएट अपना रिएक्शन शुरू करें। कुछ टाइम लगा मैगी को, और मैगी का मार्केट शेयर जो आपने बोला, जैसे उनका मार्केट शेयर बहुत ज़बरदस्त था, उससे काफ़ी हिट भी हुआ। और जो कंपटीशन है, चाहे ईपी था या पतंजलि नूडल्स से, उनको मार्केट शेयर में एंट्री करने का मौका मिला। बट आई थिंक मैगी ने वापस अपना जो इमोशनल कनेक्ट है, मेरा वाला मैगी, या मैं कैसे मैगी को अच्छा लगता है, और जो इश्यूज़ थे, चाहे वो लेड के थे या एमएसजी के थे, वो मैगी ने उसी टाइम सॉल्व किए, या उसी टाइम तो नहीं, बट जो भी टाइम लगा के उसको सॉल्व किए। दैट हेल्प द ब्रांड टू कम बैक। आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द गुड पॉइंट्स दैट डिड इट, एंड आई एम श्योर दे आर नाउ बैक टू देयर ओरिजिनल नंबर्स। सर, अगर आप पब्लिक रिलेशन में आना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन से स्किल्स होने चाहिए? तो पहला तो उसके लिए होना चाहिए कि आप नेटवर्क करने में आपको अच्छा लगना चाहिए, आपको लोगों से बात करने में मज़ा आना चाहिए, जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाना चाहिए कि हाँ, मैं लोगों से बात करना चाह रहा हूँ। वो
एक पब्लिक रिलेशन का बहुत बड़ा एस्पेक्ट है आजकल में। दूसरा, आपको स्टोरी टेलिंग, कि आप कहानी कैसे करेंगे, आप कहानीकार हैं तो आप कहानी कैसे सुनाएंगे, वो एक आपको अच्छा लगना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इंट्रोवर्टेड लोग नहीं आ सकते, इंट्रोवर्टेड लोग भी पीआर में होते हैं और पीआर अच्छा करते हैं, क्योंकि पीआर बहुत सारा डेटा ड्रिवन भी हो रखा है। बट अगर आपको नेटवर्किंग अच्छा लगता है, नए नए लोगों से मिलना अच्छा लगता है, नई चीज़ें सीखना और समझना अच्छा लगता है, तो आई थिंक पब्लिक रिलेशन इज़ द बेस्ट करियर चॉइस फॉर एनीवन। सर अगर आप सेलिब्रिटी कल्चर को देखोगे जी, तो उसमें है कि पेपराजी कल्चर भी आता है जी। तो आपने जैसा कि आप पर्सनल ब्रांडिंग करते नहीं है, लेकिन आप इस पे क्या कहना चाहेंगे कि उनको पता कैसे चलता है, या तो वो पेड करके रखते हैं, पब्लिक रिलेशन वहाँ वर्क करती है, या नहीं? देखिए, बिल्कुल, जब से सोशल मीडिया आया है, पहले क्या होता था, पहले वो चैनल्स होते थे, चाहे लहरें हो गया या बाकी हो गए, ई टाइम्स हो गया, जिससे आपको सेलेब्स की न्यूज़ मिलते थे। अभी सेलेब्स अपनी न्यूज़ खुद ही देते इंस्टा पे। आप देखें कि अगर आप श्रद्धा कपूर को देखें तो वो विराट के बाद सेकंड हाईएस्ट सेलेब फॉलोअर हैं, उनके सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं इंस्टा पे। विराट के तो एक अलग लीग में फॉलोअर्स हैं। उनको कैसे पता चलता है? एक तो कुछ सेलेब खुद ही ड्रॉप करते हैं अपने इंस्टा पे या अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, और दूसरा, हर एक की आजकल पीआर एजेंसीज़ हैं जो इस मीडिया को बता के रखती हैं। और प्लस ये जो ई टाइम्स मीडिया है जो एंटरटेनमेंट के ऊपर है, एक तो हम कंज्यूम भी, इंडिया में कंज्यूम भी एंटरटेनमेंट बहुत ज़्यादा होती है, न्यूज़ बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट कंज्यूम की जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो वो पर्दे पे देखते हैं या टेलीविज़न पे देखते हैं, उनको वो लोग अपने घर के ही लगते हैं। तो इसलिए वो कहाँ जा रहे हैं, क्या ड्रेस पहनी हुई है, कैसा लग रहे हैं, एयरपोर्ट लुक्स कैसी हैं उनकी, बच्चे के स्कूल में कैसे गए, जिम में वो गए तो जिम के दौरान कैसे फ़ोटो खींची जाएगी, ये सब कुछ ऑर्गेनिक होता है जैसे आपने बोला, बट काफ़ी सारा इनऑर्गेनिक भी होता है। सर आज जैसे बजट आ रहा है जी, तो बजट पे आप क्या बोलना चाहेंगे? बजट एक एनुअल एक्सरसाइज है जो सरकार करती है इन ऑर्डर टू से कि भाई पैसा कहाँ से आया और कहाँ जाएगा, और जिस हिसाब से वेलफेयर इकॉनमी हमारी चल रही है, आई थिंक जैसे कल सर्वे भी आया था, तो विमेन हो गई, यूथ हो गए, फार्मर्स हो गए, इनके ऊपर गवर्नमेंट का काफ़ी फोकस रहने वाला है। एज अ टैक्स पेयर आई थिंक होप यही रहेगी कि टैक्स पेयर को कुछ फ़ायदा मिले, और जो टैक्स मिडिल क्लास दे रही है उससे उनको हल्का सा राहत मिले। सर बजट से एक जुड़ा नाम आता है निर्मला सीतारमण का, जी, और आजकल उनकी इमेज क्या है, आपको कैसा लगता है उनकी इमेज के बारे में? तो जो मीम कल्चर है या जो सोशल मीडिया उनकी इमेज बना के रखती हैं, सेम गडकरी जी के लिए भी है, तो वो एक कल्चर अलग है। बट आई थिंक बोथ द मिनिस्टर्स हैव डन फिनोमिनल वर्क। आई थिंक दिस इज हर 7th budget that she is going to present, 6th or 7th budget that she is going to present, 3rd budget in this term alone, which is I think no other FM has that kind of track record. And image apart, I think she's done a good work, because she is not alone. FM is not alone. It's the entire cabinet, including the Prime Minister, that sit and decide that what direction the government of India will take. So yes, memes culture apart and social media apart, I think she's done a very tough job at given the circumstances. See, inflation is under control, the growth has been there, the liquidity of course is a crisis that we are currently facing, but the liquidity is also in a big way. So I will give a lot of good marks to the FM in managing it. Again, I'm no one to comment on the social media and on the Instagram, because that I think is a meme fest and a meme culture that happens. सर नितिन गडकरी की आपने बात की जी, तो उनका इमेज आप कैसे देखते हैं कि वो काम करने लायक सरकार के लिए? अगर इमेज देखेंगे तो नितिन गडकरी की इमेज एक डेवलपमेंट की इमेज आती है। करेक्ट। तो आप कैसे देखते हैं कि उन्होंने अपने इमेज को बिल्ड कैसे किया और वो सस्टेन कैसे करते हैं अपनी इमेज को? तो एक तो इस सीन है समवन अगेन हु इज नो नॉनसेंस मिनिस्टर। बीच में आपने उनके काफ़ी सारे स्टोरीज भी पढ़े होंगे कि उनके अपने रिश्तेदारों का घर बीच में आया जो हाईवे के कंस्ट्रक्शन के दौरान था, उन्होंने उसको भी तुड़वा दिया बगैर ब्यूरोक्रेट्स को बताया कि इसको बाईपास करके जाओ। सेकेंडली, उन्होंने ओपनली जिन लोगों ने काम शॉडी किए हुए हैं उनको सरेआम उन्होंने कॉल आउट किया है,
और उनको पिनलाइज भी किया है, एंड द फैक्ट दैट ही इज़ डेवलपिंग X किलोमीटर ऑफ रोड एवरी डे विच वेरियस मीडिया, एंड प्लस जो काम वो कर रहे हैं वो दिखता है, चाहे वो ईस्टर्न पेरिफेरी हो या वो NER हो या वो दिल्ली से बॉम्बे का जो गोल्डन क्वाड्रिलैटरल बनना हो, हम सब उस फ्लाईओवर्स वगैरह पे देख चुके हैं। तो क्योंकि वो काम दिख रहा है और वो रिकॉर्ड टाइम पे हो रहा है, इस वजह से उनकी इमेज और ज़्यादा पुख्ता होती जा रही है। PR में एक कहावत है कि इट इज़ 90% बिहेवियर एंड ओनली 10% कम्युनिकेशन। प्रॉब्लम ये होता है PR में कि वो जो 10% कम्युनिकेशन है सिर्फ उसी पे ध्यान देते हैं, जो 90% बिहेवियर है उस पर हम ध्यान नहीं देते। आई थिंक नितिन गडकरी जी ने 90% बिहेवियर पे ज़्यादा ध्यान दिया है, जिससे उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ है। सर अभी चुनाव चल रहे हैं दिल्ली के, 5 तारीख को वोटिंग होगी, तो आप इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की स्ट्रैटेजी को कह सकते हैं, किस पॉलिटिकल पार्टी की स्ट्रैटेजी अच्छी रही है? जी, अब मेरे हिसाब से अगर मैं अपनी मार्केटिंग के हिसाब से देखूं तो केजरीवाल साहब का दिल्ली में एक तरीके से ज़बरदस्त मोनोपोली है और दिल्ली की जनता उनको प्यार भी बहुत करती है। पहली बार उनको 67 सीट्स दी 70 में से, दूसरी बार 62 दे दी 70 में से, विच इज़ लाइक अ बिग थिंग, मतलब अनहर्ड हैं ये नंबर्स। किसी और पॉलिटिकल पार्टी के बाद इतना बड़ा मैसिव मैंडेट नहीं आता। ऑफ कोर्स एंटी इनकम्बेंसी है इस साल, इस दौरान थोड़े उनके भी तरफ से जिसे कहते हैं कि केयरलेसनेस दिखाई गई है, चाहे वो शीश महल का इशू हो या जैसे मैंने आया बिहेवियरली AQI का इंडेक्स हो, यमुना का पानी का स्तर हो और पोल्यूशन का लेवल हो, वो सारे सामने दिखते हैं। बट आई स्टिल फील दैट टू अ मास सेगमेंट ऑफ Delhi population, he is still one of the most loved leader. Competition में या opposition में both Congress and BJP have not been able to find an alternative to him. Because they have not been able to find an alternative to him, मेरे marketing में एक concept होता है जैसे हम कहते हैं TINA, टीना फैक्टर, which is there is no alternative. जिसकी वजह से कभी कभार वो ब्रांड अगर उतना अच्छा नहीं भी करे फिर भी वो स्केप थ्रू कर जाता है उस दौरान। सो इट इज़ नॉट अबाउट इंडिविजुअल, इट्स अबाउट द कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप दैट यू आर इन। तो आप किस लैंडस्केप में बैठे हैं, क्या काम कर रहे हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। एंड मेरे को पता है आपका अगला क्वेश्चन होगा कि कौन सरकार बनाने वाला है, तो मैं पहले ही प्रीएम्प्ट कर लेता हूँ। मेरे हिसाब से इट्स अ वेरी टफ फाइट बिटवीन आम आदमी पार्टी एंड BJP, but I still think that Aam Aadmi Party will scrape through as far as Delhi is concerned. सर जब अरविंद केजरीवाल आए थे पॉलिटिक्स में तो करप्शन के ऊपर वो बहुत सवाल उठाते थे और बहुत एग्रेसिव रहते थे, लेकिन हाल ही के कुछ दिनों पे उन पे करप्शन के चार्जेस लगे हैं, तो उसके बाद वो अपनी इमेज को कैसे मेंटेन कर पा रहे हैं और कैसे इमेज वो मेंटेन कर रहे हैं, उसके बारे में क्या बोलेंगे? देखिए, करप्शन के चार्जेस लगे हैं, ऑफ कोर्स अभी वो प्रूव होने हैं कोर्ट में। तो आम आदमी पार्टी और केजरीवाल साहब खुद ने उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये एक ठीकरा ऑपोजिशन पे फोड़ दिया है कि जी ये तो सब रूलिंग सेंट्रल गवर्नमेंट करवा रही है। वो एक नैरेटिव उन्होंने काफ़ी सालों से, काफ़ी महीनों से बिल्ड करने की कोशिश करी है। और दूसरा जो एस्पेक्ट आप बोल रहे हैं कि उन्होंने मैनेज कैसे किया है, तो जो सेगमेंट है जो उनका वोट बैंक है, उनको उन्होंने फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी है, उनको मोहल्ला क्लिनिक दिया है, उनको पानी फ्री दिया गया है। और आप सोचें अगर आप उस कैटेगरी में हैं और आपका ये 3-4 काम ठीक हो रहे हैं और आपको ओवरऑल सरकार ऐसा लग रही है कि ज़्यादा करप्ट सरकार नहीं है, बारिंग शीश महल एंड लिकर पॉलिसी दैट हैज़ हैपेंड, तो वो कैटेगरी को लगता है हाँ हमें वापस से ऐसे ही आदमी को लाना चाहिए जो एटलीस्ट हमारे बारे में सोच रहा है। बाकी ऑपोजिशन इज सीन एज थिंकिंग ऑफ अ upper middle class or of the rich people, but he's the man who's supposed to be thinking at the arm level, Aam Aadmi level, and that's why I think he's still being able to. It's more like a Teflon image that Mr. Modi had during the Rafale deal. Well, when nobody believed that there can be a hanky-panky in a Rafale deal, I think it's the same thing with Mr. Kejriwal as far as Delhi state is concerned. Yes. If the court finds him guilty, then it's going to be a different thing altogether. But right now, these are allegations. Some of the ministers it will stick, for some of them it will not. And I think the image that Mr. Kejriwal today has, BJP has not been able to hit at his image. And that image is more or less, yes, it has been dented. It's not as, so he may not get 60 plus seats this time.
but he'll definitely get 35-36 seats, big enough to form a government there. सर, एक आम आदमी का सवाल ये होता है कि कितने पैसे उसे चाहिए कि वो अपनी एक अच्छी इमेज मार्केट में पब्लिश कर सके। जैसे कि अगर मैं चाहूँ कि कल मैं अच्छी इमेज अपनी पब्लिश कर दूँ, पूरे इंडिया में मेरा नाम है, तो मिनिमम कितना पैसा होना चाहिए और मैक्सिमम कितना हम खर्च करते हैं? ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप बगैर पैसे के भी बहुत बढ़िया अपनी इमेज बना सकते हैं, कंसिस्टेंट अपने एसेट्स पे। जैसे मैं पर्सनल ब्रांडिंग में भी पढ़ा चुका हूँ, ये अपना लिंक्डइन, अपना ट्विटर रेगुलर रख के, कंसिस्टेंट रह के, जो बात रेलेवेंट है उसके बारे में बात करके, सीन एज वन ऑफ द वॉइसेस उस पे कर सकते हैं। वरना आप करोड़ों रुपए भी खर्च कर दें तो भी आपकी इमेज नहीं बन पाएगी, क्योंकि आप एडवर्टाइजिंग पे खर्च कर रहे हैं, ना कि आप पब्लिक रिलेशन पे कर रहे हैं। पब्लिक रिलेशन वो होती है जिसमें दूसरा बंदा आपके बारे में अच्छी बात बोले या सही बात बोले, तो उसके लिए क्लीन इमेज होनी ज़रूरी है, उसके लिए वैसी बात करना ज़रूरी है। तो ऑन योर क्वेश्चन, द आंसर इज़ बिटवीन 0 रुपीज़ टू मे बी 100 crores। सर, एक कंपनी है मामाअर्थ जी, उसने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे खूब फोकस किया जी, तो आप उसको कैसे देखते हैं कि कैसे उसने लिवरेज किया? जी, तो मामाअर्थ स्टार्टअप्स में नई जब आई तो उन्होंने देखा कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में उनको काफ़ी ट्रैक्शन मिल रहा है, तो उन्होंने D2C, डायरेक्ट टू कस्टमर्स का जो अप्रोच लिया, वो उन्होंने ये भी प्लस उन्होंने ऑफकोर्स प्लेटफॉर्म्स यूज़ किए जैसे अमेज़ॉन वगैरह हैं जिनमें उन्होंने अपना प्रोडक्ट बेचा। तो उनको लगा कि जो नया इन्फ्लुएंसर कल्चर, कंटेंट क्रिएटर कल्चर आप लोग जो बना रहे हैं, आप बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं उस कल्चर से, उन लोगों से, वो क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, और उसी को दे आर इन द मार्केटिंग सेंस दे वर वन ऑफ द फर्स्ट मूवर एडवांटेज, people who moved, and that advantage also helped them, and that's why their IPO was such a great success. सर, जैसे कि मैं IMC से आता हूँ, तो IMC की इमेज क्या है आपकी नज़रों में? मेरी नज़र में, मैं IMC पिछले 25 सालों से पढ़ा रहा हूँ, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट। आई जस्ट लव द किड्स देयर। आई थिंक दे, टू मी दे आर लाइक माई ओन किड्स, एंड यू वुड सी दैट व्हेन आई एम टीचिंग। मैं उसी पैशन से पढ़ाता हूँ, उसी हिसाब से काम करता हूँ। मैं बहुत सारे लोगों को मेंटरशिप भी देता हूँ, मतलब which is beyond, nobody is asking me to do it, just that the relationship that I bring to the table with these students is something which is very personal. I see myself when I was young in them, but I think IMC जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज है वो डेफिनेटली बरकरार है। Some of the best students come in here, some of the best faculty is here, but yeah, you have to maintain your edge to remain relevant with the changing time. Technology change हो रही है, तो आपको भी उसके साथ चेंज होना पड़ेगा। सर, आप स्टूडेंट्स को क्या सजेशन देना चाहेंगे PR इंडस्ट्री में जो आना चाहते हैं? जी, मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप रेगुलर पढ़ते रहिए। आप किताब तो ही हैं, बट आपको किताब से बाहर भी समझना है, तो आपको रेगुलर पढ़ना है, आपको रेगुलर अपडेटेड रहना है, आसपास क्या घट रहा है, और अपनी खुद की सोच डेवलप करनी है, ना कि जो अखबारें आपको बता रही हैं, जो किताबें आपको बता रही हैं। तो अगर आप ये 2-3 चीज़ें करते रहेंगे तो आप ऑफ कोर्स यू विल फॉर्म अ करियर। एंड मैंने जैसे क्लास में भी बोला है कि अगर मैं PR में कुछ बना सकता हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। आप लोग तो मेरे से 3 जनरेशन बेटर हैं, और मैं अगर 2G हूँ तो आप 5G हैं। तो 5G वाले तो वैसे भी काफ़ी स्मार्ट और काफ़ी फास्ट होते हैं। तो आप जो मैंने 50 साल की उम्र में अचीव किया है, प्रॉब्ली 30 साल की उम्र में अचीव कर लेंगे। तो धन्यवाद सर, आपसे बात करके अच्छा लगा, आपने अपना कीमती समय में दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।